Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid, and today I am going to teach you the climate part, climate of India हम पढ़ेंगे। ये आपको जहन में रखना है, जो सोर्स है आपके लिए क्लाइमेट को समझने के लिए। ये क्लास 11th NCERT है, चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 33। हमें ये डेफिनेटली एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म हमें हर एक चीज़ को क्लाइमेट को समझना पड़ेगा। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंडियन क्लाइमेट के ऊपर, इंडिया का मूनसून क्या होता है, ऑनसेट ऑफ मूनसून, सब कुछ वेरिएबिलिटी देखेंगे, क्लाइमेट के टाइप्स देखेंगे, कोपन्स क्लासिफिकेशन देखेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका सोर्स आपका क्लास 11th का एनसीईआरटी रहेगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यही से कवर करवा दूंगा एनसीईआरटी। मेरे पास इसके नोट्स भी हैं, लेकिन वो नोट्स थोड़ा सा डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में, उतना डिटेल आपको लिखना नहीं है, याद नहीं रखना है। जो टू द पॉइंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। तो क्लाइमेट आपको 1 2 3 लेक्चर्स लगेंगे क्लाइमेट के ऊपर, लेकिन ये क्लाइमेट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे तरीके से समझना, तब आपको क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं। वैसे तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कोई एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वो सबको ठीक हो जाएगा, लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते, पढ़ना तो पड़ेगा ये टॉपिक अच्छे से। अगर उन्होंने क्लाइमेट मेंशन किया, दैट मीन्स क्लाइमेट तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 1,26,000 सब्सक्राइबर्स। कल मैं लेक्चर इसलिए नहीं लेकर आया था क्योंकि कल जो है काफ़ी ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट भी हो चुका था, दूसरा कुछ बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं, एनर्जी जब नहीं है तो लेक्चर नहीं बन सकता। मैंने कोशिश की थी बट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट से। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं, वो ये है। आप देखो, कुछ प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये जो माइग्रेंट्स का जो ये लिस्ट था वो आउट हो चुका है। उसमें से एक कैंडिडेट ने मैसेज किया था, मुझे नहीं किया था, सुमित सर को किया था, तो सुमित सर ने मुझे फिर फॉरवर्ड किया था। ठीक है, तो ये है, आप देख सकते हो, इसका नाम जो है, क्या कुछ है नाम इसका, राकेश कुमार। हाँ, राकेश कुमार इसका नाम, 9th रैंक है। ठीक है, इसने स्पेशली जो है मैसेज किया है। आप ये मैसेज में दिखा क्यों रहा हूँ यहाँ पर, देखो इसका मेरा पढ़ने का मतलब क्या है। यहाँ इसने लिखा है, प्लीज कन्वे माई स्पेशल थैंक्स टू वहीद सर, एज आई रिलाइड ऑन ओनली हिज नोट्स फॉर द वास्ट सेक्शन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के नोट्स तब तक, क्योंकि जब तक इनका एग्जाम था तब तक मैंने ऑलमोस्ट इकोनॉमी ही कवर किया था और हिस्ट्री कवर किया था। ठीक है, तो इसका ये कहना है कि इसने इकोनॉमी को मतलब इकोनॉमी के नोट्स पढ़े हैं, जिससे इसका टाइम बचा, और आगे लिखा भी इसने। इसने क्या कि उसने इकोनॉमिक्स से पढ़ा यहाँ पर, और बाकी जो टाइम इसको बचा उसने वो डाइवर्ट किया बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अगर कहीं पर आपको टाइम बच रहा है और वो टाइम आपको उस सब्जेक्ट पे लगाना जो आपको नहीं आता है, वो आपको वो चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि इसके 9th रैंक आ गई। इसका मतलब ट्रिपल एस से भी कोई ना कोई जो है टॉप 10 में आ चुका है पहली बार। ठीक है, जब हमने स्टार्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब आगे देखते हैं फाइनेंस पीए में, सॉरी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन। हम गारंटी देते हैं कि पहले 100 में से हमारी रैंक जो होगी फर्स्ट 100 मतलब जो होंगे उसमें से 40 to 50 स्टूडेंट्स ट्रिपल एस के होंगे, ये गारंटी है। क्योंकि ये कंटेंट जिस हिसाब से हमने मेहनत किया आप लोगों के ऊपर, जितना हम करते हैं, तो वो हमें पता है कि उससे आपको कितना फ़ायदा होगा। और जब बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे कॉल भी करते हैं, जो कि पिछली बार ड्रॉप हो चुके हैं कुछ मार्क्स से, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट या 5 पॉइंट से पंचायत में, तो वो मुझे स्पेशली, मैं उनके साथ बात करता हूँ। कभी मैं उनके साथ 15 मिनट भी बात करता हूँ बीच बीच में, कभी मैं 10 मिनट, कभी मैं आधा घंटा भी बात करता हूँ उनके साथ, क्योंकि वो रैंक वही लेकर आएंगे और उनकी प्रिपरेशन फुल ऑन है। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करें अच्छे से। इससे मटेरियल, इससे ज़्यादा अच्छा मटेरियल आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, और इससे बाहर आपका आएगा भी नहीं, सब कुछ इसी में से मिल जाएगा। दूसरा करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ों को रिवाइज करके मॉक लगाना, खुद को इंप्रूव करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो मेरे पास, वो आपका ज़ाया नहीं होगा। इसलिए मैं बिल्कुल स्लोली चल रहा हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है, वो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहली बात, परसों मैंने आपको क्लाइमेट का, मैंने आपको आइडिया दिया था हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको ज़्यादा फोकस मैंने मानसून पे किया था। अब मैंने उस पर ज़्यादा फोकस मानसून पे क्यों किया था, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ रहे हो चीज़ों को, अगर आप खुद पढ़ रहे हो, मेरे अलावा भी कुछ पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ से वो शुरू कर सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, वो चीज़ें, साइक्लोन्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, क्योंकि क्लाइमेट में यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाता है। आप
IKS में एग्जाम दे दो, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। आप SSB को एग्जाम दे तो यहाँ से ही आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो लेकिन समझना हमें पहले बेसिक से। अब हम आज जो है अब एक फ्लो में हम जा रहे हैं, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज क्लाइमेट एंड वेदर क्या होता है। सबसे पहले आपको क्लाइमेट पता चलना चाहिए और आपको पता चलना चाहिए वेदर क्या होता है। जो पहला वाला लेक्चर था, इसका पहला वाला पार्ट, उसके पहले वाले पार्ट से आपको 4 से 5 10 क्वेश्चन आपको इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। अगर ये ल्यूसेंट की बुक आप देखोगे उसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, जितना मैंने परसों डिस्कस किया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हम समझेंगे बेसिक से। अब वो जो है दैट इज द क्लाइमेट एंड वेदर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि SSB ऐसे स्टूपिड चीजें कर लेता है। वो बता देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लाइमेट। तो आपको क्लाइमेट और वेदर के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। क्लाइमेट किसको बोलते हैं और वेदर किसको बोलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। ठीक है, यही हम समझेंगे। क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द टोटल एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर ए रीजन फॉर मोर नंबर ऑफ ईयर्स। वेदर इज डिफाइंड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। समझो मेरा कहने का मतलब क्या है। मैं क्लाइमेट की बात कर रहा हूं, बोला जाता है क्लाइमेट एवरेज लिया जाता है वेदर को। मतलब सबसे पहले हमें वेदर को समझना है। वेदर क्या होता है जनरली समझो। अभी ये चल रहा है अप्रैल, ध्यान से समझो, ये अप्रैल चल रहा है। जब ये अप्रैल चल रहा है, आज क्या हो गया, सपोज 24 अप्रैल है या 23 अप्रैल है। आज अगर देखेंगे टेम्परेचर आप बताओगे, आप बोलोगे कि मैं बोलूँगा आपको कि मुझे ही बताओ वेदर कैसा था। आप बाहर जाकर देखोगे, या तो आप बोलोगे या तो बारिश हो रही है, या तो रेन हो रहा है, या तो क्या हो रही है, या तो धूप है, या तो सन है, या तो सनलाइट, या तो धूप है, या तो रेन है। यही आप बोलोगे ना। या अगर और देखोगे, आप एक और कंडीशन बताओगे, आप बोलोगे क्लाउड्स हैं बाहर, ठीक है, मौसम खराब है, या बारिश हो रही है, बारिश पड़ रही है, या आप बोलोगे कि धूप है। ये 3 कंडीशंस आप बोलोगे, और भी कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। या आप बोलोगे कि हवा आ रही है। तो इस तरीके से आपने बोला। तो इस टाइम आपने बोला, इस टाइम आप बज गए दिन में 11 बजे। आप ये कंडीशन बोल रहे दिन के 11 बजे PM आज के टाइम पे, ठीक है। ये आपने जो ही आपने ये 11 बजे बोला, मैंने आपको बोला बाहर क्या दिख रहा है, बाहर का मौसम बता दो, आप बताते हो सर बारिश हो रही है, हो गया एक कंडीशन। सर धूप है, कोई आगे सर धूप है, या किसी ने बोला क्लाउड है, हो गया ये। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 2-3 घंटे के बाद मैं 3 बजे आपको बोल रहा हूँ, अभी बता लो कोई स्टूडेंट जिस स्टूडेंट ने पहले बोला था बारिश हो रही है 11 बजे, वही मैंने उसको बोला 3 बजे कि मुझे बताओ। अब 3 बजे में बाहर जाओ और देखो क्या मौसम है। वो बता रहा है कि सर अभी धूप निकल रही है। इसका मतलब 11 बजे बारिश थी और 3 बजे क्या थी, 3 बजे धूप थी। समझो इस बात को, 3 बजे धूप थी। तो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी आप कंडीशन बोल रहे हो बाहर एटमॉस्फेयर की, उसको बोला जाता है, वो होता है वेदर होता है। वो कुछ बात समझ में आ रही है, वो होता है वेदर। आ रही बात समझ। अभी धूप, उसी फिर बारिश हो रही है, फिर से बर्फ हो रही है। तो ये चीज़ें जो बता रही है एट इंस्टेंट ऑफ टाइम जो होता है, एक मोमेंट पे आप जो बता रहे हो, वो क्या होता है, वो होता है वेदर होता है। ये 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने की बारिश भी हो सकती है, 1 महीने का बर्फ भी हो सकता है, ठीक है, 1 महीने के क्लाउड्स भी हो सकते हैं। तो ये हो गया एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी आप कंडीशंस बताते हो वो रिलेटेड टू वेदर होगा। फिर मैं बोल रहा हूं अच्छा क्लाइमेट क्या है, आप बोलोगे सर जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट, कश्मीर का क्लाइमेट जो है ना ये कोल्ड क्लाइमेट है। फिर बोल रहे अच्छा जम्मू का क्लाइमेट बोलो, आप बोलो सर जम्मू का क्लाइमेट जो है वो वार्म क्लाइमेट है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर, कश्मीर का बोल रहे कोल्ड, क्यों कोल्ड बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर 2 से 3 मंथ्स बारिश रहती है, 2 से 3 मंथ्स बर्फ रहता है। इसका मतलब 5 to 6 मंथ्स यहाँ पर क्या रहता है, 5 to 6 मंथ्स क्या रहता है यहाँ पर, मतलब बारिश से लेकर बर्फ तक ये पूरा सिस्टम रहता है। तो ये बन जाता है कोल्ड कंडीशन। और बाकी 3-4 महीने क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। और 2 महीने कश्मीर में क्या रहता है, 2-3 महीने में ज़्यादा धूप रहती है। यही ले लो जून जुलाई अगस्त तक, ये 3 महीने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, 30 भी होता है, 35 होता है, 32 भी होता है, हम कश्मीर की बात करें। लेकिन बाकी 9 मंथ्स में क्या रहता है, इससे कम कम रहता है। तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं, जब हम एवरेज निकालते हैं हम बोलते हैं कश्मीर का क्लाइमेट जो है दैट इज द कोल्ड क्लाइमेट। आ रही बात समझ। क्लाइमेट देखो हमने कितने टाइम का लिया, हमने क्लाइमेट हम जनरल लेते हैं बहुत सारे ईयर्स का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली वेदर होता है। फिर वेदर को मिलाकर पूरे वेदर्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक क्लाइमेट बनाते हैं। और क्लाइमेट हम सालों का ले रहे हैं, वेदर को मिलाकर एक क्लाइमेट जो देखने को मिल रहा है वो हम फॉर
फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स को हम देखते हैं। ऐसे में जम्मू की अगर बात करते हो, आप बोलोगे कि जम्मू में सर बहुत गर्मी होती है, तो देखने को मिल रहा है वहाँ पर 8 मंथ्स गर्मी होती है, लेकिन जब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 मंथ्स आपको क्या देखने में कोल्ड मिल रहा है, कूल मिल रहा है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर नहीं, हर साल तो यही होता है, 8 महीने गर्मी होती है, 4 महीने सर्दी। 10-15 साल 20 साल आपने यही देखा है, तो आप बोल रहे हो अब 20 साल के बाद आपने क्या जज किया? आपने बोला नहीं सर, जम्मू का जो क्लाइमेट है दैट इज़ द ये वार्म क्लाइमेट है, या आप बोल सकते हो हॉट क्लाइमेट है, यहाँ पर धूप होती है। और यही कश्मीर का आपने देखा है, आप पिछले 10-15 साल या 20 सालों से देख रहे नहीं, यहाँ पर 2 महीने गर्मी होती है और बाकी 8-9 महीने बारिश लेकर बर्फ़ होती है। तो आपने जब एवरेज निकाला, आपने देखा नहीं सर, यहाँ पर तो कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिल रहा है कश्मीर में। तो आप मुझे ये बताओ, क्लाइमेट क्या है? ये लॉन्ग टाइम के लिए लिया जाता है, ये एवरेज होता है किसका? वेदर का। और वेदर जो होता है एक इंस्टेंट पे लिया जाता है, एक मोमेंट पे लिया जाता है। आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट और वेदर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप कर लो अभी। यही लिखा है, क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द टोटल एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर ए रीजन फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। से मैंने बताया आपको, यहाँ पर कीवर्ड क्या है क्लाइमेट में, आपको बोलना है एक तो एवरेज लिया जाता है, किसका एवरेज लिया जाता है? वेदर कंडीशंस के एवरेज। दूसरी बात जो होती है कितने साल लिए जाते हैं, बहुत सारे ईयर्स को एवरेज लिया जाता है। उसके बाद वेदर की हम बात करेंगे, ये क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर की कंडीशंस बताता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। एटमॉस्फेयर में क्या है? धूप है। एटमॉस्फेयर क्या है? बारिश हो रही है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, जो आप अभी बोल रहे हैं 11 बजे 3 बजे 4 बजे, या आज क्या है, आज आपने बोला बारिश हो रही है जम्मू कश्मीर में, कल क्या है, कल आपने बोला फिर से बारिश है, परसों बोला धूप है, फिर से बोला फिर से बारिश है, तो ये इसको बोला जाता है ये वेदर है, ये वेदर है, ये क्लाइमेट हम नहीं बोल सकते। ठीक है, यही मैंने बोला। द क्लाइमेट एंड वेदर हैव द सेम कंपोनेंट्स ऑफ मेजर। डेफिनेटली जो जो कंपोनेंट्स हम जो जो चीज़ें ले रहे हैं हम क्लाइमेट को मेजर करने के लिए, वही कंपोनेंट्स हम किसको लेते हैं? वेदर को भी उन्हीं कंपोनेंट्स के जरिए से मेजर करते हैं। द ऑब्जर्वेशन ऑफ पीरियड डिफर्स फॉर बोथ द टर्म्स एंड द क्लाइमेट रिफ्लेक्ट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड पर्टिकुलर रीजन। इस पॉइंट को छोड़िए, मैंने आपको ऑटोमेटिकली बता दिया है जो जो फैक्टर्स लिए जाते हैं किसके लिए, क्लाइमेट को पता करने के लिए, वो सिमिलर फैक्टर्स लिए जाते हैं किसके लिए? वेदर को जानने के लिए। ये मैं बताऊंगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रेस्पॉन्स फॉर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये सभी फैक्टर्स मैं अभी बताता हूँ। यही तो है नीचे जो लिखा है, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इंडियन क्लाइमेट या इंडियन वेदर, अभी हम देखेंगे यहाँ पर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अलॉन्ग विद देयर कंपोनेंट्स रिफ्लेक्ट द डिफरेंट सीजंस ऑफ द ईयर। और जो ये डिफरेंट देखो, जितने भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हमारे पास क्लाइमेट की हम बात करते हैं या वेदर की हम बात करते हैं, जब हम ये चीज़ों को देख लेते हैं, इनके कंपोनेंट्स को देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट के रिलेटेड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन वेदर के रिलेटेड रेस्पॉन्सिबल है, उन्हीं से हम क्या देखते हैं, हमें देखने को मिले डिफरेंट सीजन्स। हम क्या देखते हैं, एक साल में डिफरेंट सीजन्स देखते हैं। जैसे हमने देखा कौन सा आप बोलोगे वेदर कौन सा चल रहा है, आप बोलोगे सर बारिश, आप बोलोगे सर बारिश हो रही है, ठीक है, 2-3 महीने बारिश हो रही है, तो आप बोलोगे यार ये तो सर्दी है, तो आप बोलोगे सर ये तो विंटर सीजन चल रहा है। फिर गर्मी देखने को आप बोलोगे सर वार्म चल रहा है। फिर आप देखोगे और कोई चीज़ थोड़ी सी बारिश देखने को, आप बोलोगे स्प्रिंग सीजन चल रहा है। तो डिफरेंट सीजन्स हम इससे हम क्या पता कर लेते हैं, इस क्लाइमेटिक कंडीशंस की, वेदर कंडीशंस की बेसिस पे हम क्या बताते हैं, हम डिफरेंट इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बेसिस पे हम क्या बताते हैं, डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये मैंने बेसिक आपको बोला क्लाइमेट और वेदर के बारे में। क्वेश्चन आपको कहाँ से बनेगा, अगर कोई केस के लिए भी तैयारी कर रहा है, वो टेस्ट सीरीज खोले, किसी की भी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज खोले, जो भी खोलो, आपको यहाँ से इसमें वहाँ से आपको इस जो आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चन सभी बन जाएंगे अगर आप टेस्ट सीरीज को लगा रहे हो। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इंडियन क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडियन क्लाइमेट से, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लैटिट्यूड होता है। अभी मैंने डिस्कस नहीं किया लैटिट्यूड क्या, सिर्फ आप पॉइंट्स को याद रखो। दूसरा ऑल्टीट्यूड होता है, ये भी इंडियन क्लाइमेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, सॉरी प्रेशर एंड विंड सिस्टम की यहाँ पर बात करें, सॉरी प्रेशर एंड विंड सिस्टम मैंने क्या बोला, तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी की डिस्टेंस कितनी है, इंडिया की डिस्टेंस सी से कितना है। रिलीफ यहाँ पर देखने को मिला, टोपोग्राफी जिसको बोला जाता है, ये भी एक रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन में दिया होगा ऑप्शन ए लैटिट्यूड, आपको लैटिट्यूड को भी टिक करना, ऑप्शन बी होगा ऑल्टीट्यूड, आपको ऑल्टीट्यूड भी टिक करना, ऑप्शन सी होगा आपको रिलीफ दिया होगा, ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबो, आपको ऑल ऑफ द एबो को टिक करना
करना है, ये फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट के ऊपर। इंडिया का क्लाइमेट, यही फैक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, क्या वो कोल्ड क्लाइमेट है, क्या वो वार्म क्लाइमेट है, क्या वो ट्रॉपिकल है, क्या वो सब ट्रॉपिकल है, सब कुछ यही कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। लैटिट्यूड की बात करते हैं। सबसे पहले आप समझो लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। मैं भूल गया आपको, जो परसों वाला सेशन जो था, जो क्लाइमेट का पहला आया था, कल नहीं परसों जो था पहला लेक्चर, उसमें मैं कमेंट सेक्शन को देख रहा था, बहुत अच्छे कमेंट्स आ गए सभी बच्चों के ऑलमोस्ट, मतलब बहुत अच्छे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक तो मोटिवेट भी हो गया, और दूसरा ये भी लग रहा है कि नहीं बच्चे कम से कम सीरियसली तो पढ़ रहे हैं। सबका मैंने देखा है कि अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड में बता रहा हूँ, ये आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 0 डिग्री जिसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर, ऊपर क्या हो गया 23 ½ डिग्री नॉर्थ। ये मैं बार बार ज्योग्राफी में ये बार बार यूज करूंगा 23 ½ डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये इंडिया के थ्रू पास होता है, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हो, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हो। और यहाँ पर 23 ½ डिग्री साउथ की बात करें, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हो। तो इंडिया तो आपको पता है किस हेमिस्फीयर में, आपको पता है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसका मतलब इक्वेटर से ऊपर है, तो दैट मीन्स यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के थ्रू पास होता है। तो इन लैटिट्यूड्स की हम बात, कौन कौन सा लैटिट्यूड इंडिया के थ्रू पास होता है ये हमें जानना है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो इंडिया के थ्रू पास होता है, कितने स्टेट्स के थ्रू पास, तो 8 स्टेट्स के थ्रू, जो आपको पता ही है। और वो कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर हम जनरली इसी के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक लैटिट्यूड्स क्या करते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, मैं फिर से एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसको हम रिलेट करेंगे। यहाँ पर ये था ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी ये इक्वेटर था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। ऊपर ऊपर जाएंगे ये हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ पर जाएंगे ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, सन जो होता है, याद रखो सन जो होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कैप हो गया, ये कैन हो गया, कैन का मतलब कैंसर। सन जो होता है, ध्यान से समझो, सन जो होता है वो मूव करता है इक्वेटर से लेकर, याद रखो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको 3 मंथ्स लगते हैं, याद रखो 3 मंथ्स लगते हैं इसको, इक्वेटर से लेकर कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वापस आ जाता है और फिर से इक्वेटर पे आ जाता है, इसको फिर से 3 मंथ्स लगते हैं, कितने हो गए 6 मंथ्स। फिर जो ही इक्वेटर पे पहुंच जाता है तो ये कहाँ चला जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इसको फिर से 3 महीने लगते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से फिर से वापस मूव करता है और फिर से पहुंच जाता है, फिर से 3 महीने लगते हैं और फिर से पहुंच जाता है उसी पॉइंट से जहां से इसने शुरू किया। मतलब मेरा कहने का ये है कि सन जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक 1 साल के अंदर अंदर, और एक साल में एक बार ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है, और साल में एक बार कहां पर आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और साल में 2 बार जो होता है ये इक्वेटर को क्रॉस कर लेता है। ये आपको याद रखना है, तभी बन जाता है 1 साल। अब अभी याद रखो, अभी 21 जून को याद रखो, 21 जून में बोलो, 21 जून में सन होगा इक्वेटर के ऊपर, 21 जून सन होगा इक्वेटर के ऊपर, यहां पर सन होगा। इसका मतलब अभी जून तो नहीं आया, अभी क्या चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है, इसका मतलब सन अभी कहां पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में अभी सन है। मतलब ये सन जो आ रहा है ऊपर ऊपर आ रहा है, ऊपर ऊपर इक्वेटर की तरफ आ रहा है। जो ही 21 आ जाएगा, 21 जून आ जाएगा, आपको बोलना सन कहां पर है, आपको बोलना इक्वेटर पे। मतलब ये लैटिट्यूड्स क्या दिखाते हैं, ये हमें बताते हैं सन की लोकेशन क्या है, ये आपको याद रखना है। सन की लोकेशन कौन बताता है हमें, ये बताता है हमें लैटिट्यूड से, पूरा क्लाइमेट का ही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब जो ही 21 जून को सन कहां पर आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्री, सॉरी इसके इक्वेटर के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सेंटर, अर्थ के सेंटर में है। इसका मतलब जो दिन और रात जो होती है नॉर्दर्न और हेमिस्फीयर में वो बराबर होती है। मतलब यहाँ पर जो जो जितना 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की नाइट होती है, कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एग्जैक्टली सिमिलर होता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की नाइट कहां पर होती है, यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये देखने को जो ही सन फिर ऊपर आ जाता है, दैट मीन 21 जून के बाद सन इक्वेटर से ऊपर आएगा, मतलब पूरा ये कहां पर घुस जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन जो है, डे जो है वो बढ़ता जाएगा, डे जो है बढ़ता जाएगा, मतलब 12 घंटे 15 मिनट का दिन हो जाएगा, 12 घंटे 20 मिनट का, ठीक है। फिर 12 आवर्स 13 आवर्स का दिन हो जाएगा, 13 आवर्स 13.5 आवर्स का दिन हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब डे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बढ़ता जाएगा, नाइट जो होती है वो कम होती जाएगी। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नाइट बढ़ती जाएगी और डे कम होता जाएगा। ये आपको समझना जरूरी है। और एक टाइम ऐसा आएगा, आप बोलो 22 सितंबर बोलो या 21 सितंबर बोलो, एक दोनों में से एक बोलो, 21 सितंबर बोलो या 22 सितंबर बोलो, तो सन आ जाएगा कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 सितंबर या 22 सितंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होता है। इसका मतलब उस दिन जो होता है सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।
उसके बाद क्या होता है, दिन फिर से वापस छोटा होना शुरू हो जाता है। क्यों? ये वापस मुड़ना शुरू कर देता है सन। मतलब हमें ये बताना है लैटिट्यूड डिसाइड करते हैं सन के लोकेशन। इनको क्यों नाम दिया जाता है ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों दिया जाता है नाम? ट्रॉपिक का मतलब होता है टू रिटर्न। अगर इसके मीनिंग आप देखोगे डिक्शनरी मीनिंग, ट्रॉपिक का मीनिंग जो होता है दैट इज टू रिटर्न। रिटर्न का मतलब सन रिटर्न करता है कहां से? कैप्रिकॉर्न, कैंसर से लेकर पहुंच जाता है इक्वेटर, फिर कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न से फिर वापस मूव करना शुरू कर देता है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्वेश्चन अगर आएगा सन जो होता है ये किस पूरे साल में किसके आसपास रोटेट करता है, किसके आसपास घूमता रहता है? आपको बोलना है ये होता है, ये अराउंड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास सन जो होता है ये होता है। आ रही बात समझिए, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आप इससे कंफ्यूज नहीं हो ना, सन आप इससे कंफ्यूज नहीं, आप बोलोगे सर सन तो मूव नहीं करता है, ये एक्चुअली अर्थ मूव कर रहा है, लेकिन हम डिफाइन करते हैं इसको, हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ सन कि सन कहां पर होता है, सन कहां पर होता है, ये इक्वेटर पे कब होता है, यहां पर कब होता है, यहां पर। ये एक्चुअली जो होता है अर्थ जो होता है मूव करता रहता है। अरे बात समझ, अराउंड द सन, तो फिर हम उसी हिसाब से सन की लोकेशन को हम बताते थे। इससे इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, वो आपको सबको पता है, वो पांचों बच्चों जो क्लास 4th में पढ़ते हैं उसको पता है कि सन जो होता है, अर्थ जो होता है वो अराउंड द सन मूव करता है। तो यहां पर वो चीज मत लगा लो, बस आप ये कॉन्सेप्ट को समझो मुझे क्या कहना था। इसका मतलब मुझे बोलो लैटिट्यूड्स क्या बताते हैं? लैटिट्यूड्स क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, क्योंकि सन ही तो डिसाइड करेगा, धूप है, बारिश है, बर्फ है, ठीक है, तो सन ही क्या करता है, ये हमें बताता है क्लाइमेट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, या क्या बोलते हैं सीजन्स के बारे में। कौन? लैटिट्यूड्स। और फिर लॉन्गिट्यूड जो होते हैं जिनको मेरिडियंस बोलते हैं वो हमें टाइम के बारे में बता देते हैं, टाइम के बारे में, ठीक है, टाइम के बारे में। तो यही लिखा है लैटिट्यूड्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सन रेज दैट ए सरफेस रिसीव्स, द एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू poles as tropic of cancer cuts India into two equal halves. India experiences both tropical and subtropical climate। ये मैंने आपको बोला, इसका कहने का मतलब है लैटिट्यूड जो है ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? अमाउंट ऑफ सन रेज का अमाउंट कितना है, क्योंकि अगर यहां पर ये लैटिट्यूड्स हैं, अगर इस लैटिट्यूड्स पे है तो इस लैटिट्यूड पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। सन थोड़ा ऊपर आएगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा इस लैटिट्यूड के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब इस लैटिट्यूड, सपोज यहाँ पर ये मैं लैटिट्यूड ए लिखा मैंने यहाँ पर, इस लैटिट्यूड के ऊपर जितने भी स्टेट्स होंगे या जितने भी कंट्रीज होंगे इस लैटिट्यूड के ऊपर, जितने भी कॉन्टिनेंट्स होंगे, इन बराबर सपोज सपोज ये लिखूंगा मैं 23.5 डिग्री पे ऊपर जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे, सॉरी जितने भी लोकेशंस होंगे, उन लोकेशंस के ऊपर इक्वल टेम्परेचर होगा, क्योंकि उस टाइम सन का जो टेम्परेचर वो बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था इन पूरे लैटिट्यूड के ऊपर, इस लैटिट्यूड के ऊपर। फिर ऊपर देखेंगे, ऊपर या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, ठीक है। अरे बात समझ, तो लैटिट्यूड क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि सरफेस टेम्परेचर कितना है। अगर सन कहाँ पर है, अगर सन ट्रॉपिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, अगर सन यहाँ पर है अभी, इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया भी है, तो यहाँ पर हम क्या रिसीव करते हैं, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को रिसीव करते हैं। जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को रिसीव करते हैं, ये किसकी वजह से, ये बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द सन ओवर द लैटिट्यूड। और ये भी एक फैक्टर माना जाता है क्या, ट्रॉपिकल, सॉरी क्या पता, क्लाइमेट का फैक्टर। और बोला जाता है इंडिया कौन सा टेम्परेचर क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, आपको बोलना है ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल भी, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इंडिया जो है ये किसके रेंज में अंदर आ जाता है, मैंने आपको बोला था ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल के आसपास आ जाता है। कौन? इंडिया आ जाता है, इसलिए कौन सा एक्सपीरियंस टेम्परेचर करता है, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल होता है। दूसरा हो गया ऑल्टीट्यूड, देखो ये लैटिट्यूड था, लैटिट्यूड का मतलब हो गया ये वाली लाइन। दूसरा हो गया ऑल्टीट्यूड, सपोज ये अर्थ है, ये मैंने एक अर्थ बना ली, ठीक है, आप पहली स्टोरी पे हो, घर आपका घर है 3 स्टोरी का, आप पहली स्टोरी पे हो, आप दूसरी स्टोरी पे जाते हो, तीसरी स्टोरी पे जाते हो, इसका मतलब ये ऑल्टीट्यूड आपका हो गया। पहली स्टोरी पे आप, या तो पहली स्टोरी पे आप थे, फिर दूसरी स्टोरी पे, फिर तीसरी स्टोरी पे चले गए, जितना आप ऊपर ऊपर जाते हो वो बन जाता है आपका ऑल्टीट्यूड। मतलब आप अर्थ के सरफेस के ऊपर हो, अब आप क्या कर रहे हो, आप ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब जो ही आप ऊपर ऊपर जाते हो वो आपका क्या बनेगा, वो आप ऑल्टीट्यूडनल, वो आप ऑल्टीट्यूड आपका बन गया। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक माउंटेन बना दूं, तो आप अभी माउंटेन की जगह पर थे, आप ऊपर ऊपर जा रहे हो, माउंटेन को चढ़ रहे हो, दैट मीन्स आप ऑल्टीट्यूड क्रॉस कर रहे हो। ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड बिल्कुल अलग है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड हो गया अर्थ के सरफेस के ऊपर ऊपर आप कितना आ रहे हो, उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। दैट आपको पता है, ये तो आपको पता है। देखो क्या होता है एक्चुअली, ये आपका अर्थ है, ध्यान से समझो इस पॉइंट को, ये आपका अर्थ है। जब सन आता है सबसे पहले सन, ये पूरा क्लाइमेट का ही, ये पूरा क्लाइमेट का, क्योंकि जब मैं आगे तेज चलूंगा आपको वहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लाइन्स को ही पढ़ूंगा, मैं सभी कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर ही दे रहा हूं, सो दैट आपको ये पूरा एक ही बार समझ में आ जाए। ये सन है, जो ही सन रेज आ जाती है, याद रखो
मैं फिर से बना रहा हूँ, इस मैकेनिज्म को समझो अच्छे से। ये मैंने बना लिया, ये अर्थ मैंने बना लिया, ये हो गया अर्थ, हमारा अर्थ का सरफेस। ये हो गया सन, सन से क्या निकलती है, सन रेडिएशंस निकलती है। ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें आर्गन है, ठीक है, बहुत सारी गैस में, इसमें वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स जो होते हैं, इसमें डस्ट है, सभी मतलब इसमें पोल्यूटेंट्स भी हैं और गैसेस भी है। जब सन आ जाता है, सन रेज आ जाती है, सन रेज सबसे पहले क्या करती है, ये क्रॉस करते हैं ये एटमॉस्फेयर, इसका मतलब ये पूरा एटमॉस्फेयर ये क्रॉस करते हैं एटमॉस्फेयर को, इसका मतलब एटमॉस्फेयर सन की रेडिएशंस को ट्रैप नहीं करता है। ध्यान से समझो, एटमॉस्फेयर सन की रेडिएशंस को ट्रैप नहीं करता है। जब एटमॉस्फेयर सन की रेडिएशंस को ट्रैप नहीं करता है तो सन की रेडिएशन सबसे पहले कहां पर आ जाएगा, अर्थ के ऊपर आ जाता है। इसका मतलब सन की रेडिएशन अर्थ पे आ जाता है। तो ये रेडिएशन जो होते हैं, ये रेज जो होते हैं जो सन से आते हैं, इसको नाम दिया जाता है इंसोलेशन। याद रखो, ये क्लाइमेट की टर्म है, क्लाइमेट की ही टर्म है, इसको इंसोलेशन बोलते हैं, INSOLUTION, इंसोलेशन, SOLATION, इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। ये अर्थ पे आ जाते हैं तो सबसे पहले अर्थ हीट हो जाता है। जो ही अर्थ हीट हो जाता है, सम पार्ट जो रेडिएशंस का ये अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट अर्थ क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है। इसका मतलब जो ही सनलाइट आती है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मुझे बोला एटमॉस्फेयर हीट हो जाएगा, अर्थ हीट हो जाएगा। सबसे पहले अर्थ हीट हो जाता है क्योंकि ये जो होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर एलो करता है। सन रेज को बोलता है जाओ, कोई मसला नहीं, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो सन आ जाता है अर्थ के ऊपर, अर्थ हीट हो जाता है। जो ही अर्थ हीट हो जाता है, अर्थ के नजदीक जितने भी जो भी एयर है वो क्या होगा, वो वार्म होगा या कूल होगा, वो वार्म होगा क्योंकि अर्थ वार्म है। दैट मीन्स अर्थ अगर हीट हीट मतलब ये समझो कि गैस, आप गैस सिलेंडर के नजदीक हो, गैस जल रहा है, या आप हीटर या ब्लोअर के नजदीक हो, जितना ब्लोअर से दूर दूर जाओगे आपको क्या लगेगा, आपको ठंड लगेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर अगर अर्थ वार्म है, अर्थ से हीट निकल रही है, ठीक है, इसके आसपास जो एयर होगा, अर्थ के क्लोज जो एयर होगा, ये वाली लेयर जो मैंने बनाई, ये सबसे ज्यादा वार्म होती है। फिर दूसरी लेयर लेयर ऊपर एयर है, उसके बाद और है, उसके बाद और है। जितना ऊपर जाते हो आपको क्या लगेगा, आपको ठंड लगेगी एज कंपेयर टू किससे, फर्स्ट लेयर से, क्योंकि फर्स्ट लेयर अर्थ के नजदीक था। इसका मतलब जितना आप ऊपर ऊपर जाते हो आपको क्या लग रही है, जितना आप ऑल्टीट्यूड, इसको ऑल्टीट्यूडनली बोलते हैं, विद इंक्रीज इन हाइट, जितना आप हाइट को क्रॉस कर, जितना आप ऊपर ऊपर जा रहे हो एटमॉस्फेयर में, उतना आपको क्या लग रहा है, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। डाउन का मतलब होता है ठंड लगेगी आपको, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर, यही हमें यहाँ पर समझना है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द सरफेस टू द हायर ऑल्टीट्यूड, से एमसीक्यू बनता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को देखा है। वो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाता है, विथ इंक्रीज इन हाई टेम्परेचर क्या होता है, आपको बोलना है विथ इंक्रीज इन हाई टेम्परेचर रिड्यूसेस, या ये बोल सकते हैं विथ इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड के इंक्रीज करने से टेम्परेचर क्या होता है, आपको बोलना टेम्परेचर रिड्यूस होता है। रिड्यूस का मतलब डिक्रीज होता है, इसका मतलब ऑल्टीट्यूडल का फैक्टर यहाँ पर आपका एमसीक्यू देखने को मिलेगा। एज द डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज, ये मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि जब अर्थ हीट हो जाता है, अर्थ हीट होने से जो इसके पास एयर जो होता है वो वार्म हो जाता है। वार्म एयर हमेशा लाइट हो जाता है, जब वो लाइट बन जाता है, हल्का बन जाता है, वो क्या करता है, वो राइज होना शुरू हो जाता है। तो वो राइज करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, एयर की डेंसिटी कम होती जा रही है। क्वेश्चन अगर आएगा जितना आप ऑल्टीट्यूड ऊपर जा रहे हो, आपके 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 ऊपर प्रेशर या डेंसिटी कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आपको बोलना है डेंसिटी कम होती जा रही है। मतलब आप फर्स्ट स्टोरी पे हो, ये आपका घर है, आप फर्स्ट स्टोरी पे हो, फिर इसके 5 स्टोरीज, आप पहली स्टोरी में बैठे हो, तो आपका बर्डन कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 4 स्टोरीज का बर्डन आपके सिर के ऊपर है। इसका मतलब आपके ऊपर जो आ रहा है डेंसिटी बहुत ज्यादा, प्रेशर जो आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है। ऊपर जाओगे तो आपका प्रेशर क्या होगा, आपको बोलोगे ऊपर जाओगे अभी तो 2 स्टोरीज का ही प्रेशर है आपके ऊपर, फिर थर्ड स्टोरी में जाओगे आप बोलोगे अभी तो 4th स्टोरी का है। इसका मतलब जितना ऊपर ऊपर जाते हो उतने आपकी प्रेशर जो होता है कम होता है जा रहा है। यहाँ पर इसका मतलब यही है, डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस एज, क्योंकि वार्म एयर होता है, वार्म एयर राइज हो जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती जा रही है। As India has a diversity of landscape from coastal area to a huge mountains led to a different climatic pattern in different areas of the country. The huge mountains also influence the weather pattern of being acting as a land barrier. बोला जाता है ये यहाँ पर ही ऑल्टीट्यूड का इफेक्टर बोला जाता है। बोला जाता है जब भी क्या होती है, विंड्स आ जाती है, वो विंड्स किसके साथ टकरा जाती है, सरफेस के ऊपर विंड्स आ जाती है, लेकिन जब वो किसी बैरियर को टकरा जाती है, वो क्या करती है, वो विंड्स क्या करती है, ऊपर ऊपर जाती है, और ऊपर ऊपर जाने से क्या हो जाती है, विंड्स अगर वार्म विंड्स होते ऊपर जाने से क्या हो जाती है, ये कूल होती जा रही है, और कूल होने से अब आप बोलोगे सर ऊपर कैसे जाते हैं, क्योंकि इसका एक बैरियर यहाँ पर देखने को, एक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऊपर जाता है। जितना ऊपर जाता है, मैंने पहले बोला एयर जितना ऊपर जाएगा वहां पर उसको क्या मिलेगी, ठंड देखने को मिलेगी। जितना ठंड देखने को मिलेगी उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, उस ठंड की वजह से क्या हो जाती है, वो क्या बनता है, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट बन जाता है, और वो क्या हो जाता है, फिर बारिश पड़ जाती है। ये भी एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंडिया के क्लाइमेट के लिए या इंडिया के वेदर पैटर्न के लिए। आई होप यहाँ तक आपको याद रखना है। और मैंने आपको बोला है जब रेनफॉल हो जाती है, बिकॉज
बिकॉज ऑफ द माउंटेन बैरियर्स इसको बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये याद रखो क्लाइमेट का, जो जो मैं पॉइंट बोलते जा रहा हूँ उसको नोट्स में डालते रहना है। ओरोग्राफिक क्या होता है और ऊपर जाने से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि याद रखना प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा, आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स एवोगाड्रोस लॉ, प्रेशर टेम्परेचर हमेशा इनवर्स रिलेशन है। अगर आप ऊपर जाते हो आपका टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता जा रहा है, क्योंकि विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर तो रिड्यूस होता है। ये ट्रोपोस्फीयर की हम बात करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ डिटेल हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो जितना ऊपर जाते हो टेम्परेचर रिड्यूस होता है, मतलब प्रेशर इंक्रीज होता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। उसके बाद प्रेशर एंड विंड सिस्टम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया। बोला जाता है जो टेम्परेचर है या रेनफॉल जो है एक एरिया में, जम्मू कश्मीर की बात करें यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, या यहाँ का रेनफॉल जो है, या दिल्ली की बात करें वहाँ का टेम्परेचर या वहाँ का रेनफॉल जो है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो प्रेशर और विंड सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेशर और विंड सिस्टम भी डिसाइड करता है कि कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है, कौन सा वेदर है एक एरिया में। द मेजर प्रेशर एंड विंड कंपोनेंट्स आर प्रेशर एंड विंड, सरफेस विंड्स, अपर सर्कुलेशन एंड साइक्लोन्स। बोला जाता है कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं इंडिया का क्लाइमेट। आपको बोलना है वो प्रेशर होता है और विंड सिस्टम होता है। और प्रेशर और विंड यही हम जानेंगे। प्रेशर और विंड सिस्टम में हमें अपर एयर सर्कुलेशन मतलब एयर मासेस के बारे में हमें पढ़ना है, जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ना है हमें, और साइक्लोन्स के बारे में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में हमें ये पढ़ना है। ये हम आगे डिटेल देखेंगे, यहाँ पर हमें ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि ट्रॉपिकल सर्कुलेशन या जेट स्ट्रीम्स की बात करेंगे, ये सभी एयर मासेस की बात करेंगे, ये सब कुछ हमें अलग एक टॉपिक ही पढ़ना है। तो वहां पर आपको ये समझ आएगा वो विंड सिस्टम एक्चुअली है जो हमें पढ़ना है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी डिसाइड करता है यहाँ का क्लाइमेट क्या है, क्योंकि अगर कितना दूर है हम सी से, कितना नजदीक है हम सी से, वो डिसाइड करता है इंडिया का क्लाइमेट। अगर आप देखो कि नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा टेम्परेचर रहता है, क्योंकि हम क्या है, हम सी से दूर है, इंडियन ओशन अरेबियन सी से दूर है। लेकिन वही अगर आप देखोगे जो कोस्टल रीजन है वहां पर क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता है। मॉडरेट क्यों होता है, क्योंकि सी का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको परसों वाले लेक्चर में भी बोला है। ये लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम सी इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज, द कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेटिंग क्लाइमेट एंड इनर लैंड्स हैव द एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये मैंने आपको बोला, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको मैप के जरिए से समझाऊंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है। अब कहाँ गया मैप, चलो मैप से समझोगे, ध्यान से समझो इस बात को, देखो इस पॉइंट को समझो। मैंने बोला सी के नजदीक, ये हो गया नॉर्थ इंडिया, ध्यान से समझो। नॉर्थ इंडिया में अगर आपको बोला जाएगा नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिल रहा है, आपको बोला यस टेम्परेचर वेरिएशंस हैं। समर की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखो एमसीक्यू कैसे बनेगा। समर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बोलना नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। एक्सट्रीम का मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, 30 होता है, 40 होता है, 45 होता है। एक्सट्रीम का मतलब या तो एक्सट्रीम गर्मी होती है या तो एक्सट्रीम कोल्ड होता है। लेकिन समर के टाइम पे एक्सट्रीम वार्म होता है, यहाँ पर हॉट होता है। कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में, आपको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या है, यहाँ पर सनलाइट क्या होती है समर में, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर, उसका भी इन्फ्लुएंस है। दूसरा इन्फ्लुएंस ये है कि हम सी से दूर है, सी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और यही आप देखोगे यहाँ पर जो कोस्टल रीजन है, ये वाले रीजन देखोगे यहाँ पर भी सनलाइट तो आ रही है, लेकिन यहाँ का जो होता है, मैंने पहले ही बोला था, सरफेस जो अर्थ जो होती है वो सबसे ज़्यादा वार्म होता है, बहुत ज़्यादा, एज कम्पेयर टू सी से। सी क्या रहता है, कूल रहता है, एज कम्पेयर टू किस, अर्थ से। तो ये तो कूल है यहाँ पर एज कम्पेयर टू किससे, लैंड से। तो इस कूलिंग इफेक्ट जो है, ये कूलिंग इफेक्ट कहाँ पर आता है, कोस्टल रीजन्स में आता है, साउथ इंडिया के रीजन्स में आ जाता है। और ये क्या हो जाता है, यहाँ का क्लाइमेट जो बनता है वो मॉडरेट बनता है। मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, यहाँ पर बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। क्वेश्चन आएगा कि समर के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में क्या है, आपको बोलना एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर है। क्वेश्चन आएगा फिर आपको बोलना है कोस्टल रीजन्स में क्या है, मतलब साउथ इंडिया में क्या, आपको बोलना है यहाँ पर कोस्टल रीजन्स में क्या होता है, आपको बोलना है यहाँ पर क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर। क्वेश्चन आ जाएगा क्या रीजन है यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर है, आपको बोलना है यहाँ का मेन रीजन जो है दैट इज द सी या ओशंस की हम बात करते हैं, क्लोजनेस ऑफ सी या क्लोजनेस ऑफ ओशन की आप बात कर सकते हैं यहाँ पर। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी जो मैंने आपको बता दिया। ओह,
ठीक है। 2 3 ये भी हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम सी, यही लिखा है सी इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरिया, दस कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट। याद रखना समर के टाइम पे कोस्टल रीजन्स में क्या होता है, आपको बोला मॉडरेट टेम्परेचर और आप मॉडरेट क्लाइमेट। और पूछा जाएगा कि साउदर्न इसमें इंटीरियर पार्ट में, इंडिया के इंटीरियर में क्या है, आपको बोला वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम क्या, आपको बोलना है एक्सट्रीम वार्म होता है। लेकिन अगर मैं विंटर की बात करूंगा, आपको बोलना है विंटर की मैं बात करूंगा, आपको बोलना है जो इंटीरियर, इंडिया का इंटीरियर जो है या नॉर्थ इंडिया की बात करें, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड होता है। वही आप देखेंगे कोस्टल रीजन्स में, विंटर में क्या होता है कोस्टल रीजन में, आपको फिर से बोलना है ये यहाँ पर क्या है, मॉडरेट है। याद रखना मॉडरेट समर में भी होता है और मॉडरेट का क्या होता है, समर में भी होता है और विंटर में भी होता है। कहाँ पर, कोस्टल रीजन में। क्योंकि विंटर में क्या होता है, विंटर में लैंड जो होता है, लैंड जो होता है सेंट्रल इंडिया का लैंड काफ़ी ज़्यादा कूल होता है और ये वाटर जो होता है ओशंस में वो वार्म होता है। अब आप बोलोगे यहाँ पर वो वार्म नहीं, पूरा वार्म एज कंपेयर टू लैंड से वार्म होता है। और ये वार्मनेस का इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है, कोस्टल रीजन्स में देखने को मिल रहा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, ये समझना आपको कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, तब आपको एक पता चलेगा हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें क्वेश्चन को किस तरीके से टिक करना, तब आप सोच सकते हो क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद रिलीफ होता है। रिलीफ का मतलब टोपोग्राफी। अगर आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोपोग्राफी कैसे, हिमालयन माउंटेन्स है, कोस्ट, ठीक है, या कभी कहीं पर प्लेन्स है। अगर आप इंटीरियर की बात करेंगे, डेक्कन प्लेट्यूज की बात करेंगे, तो ये हो गया रिलीफ। ठीक है, रिलीफ टोपोग्राफी। जैसे ये अर्थ की सरफेस है, इसमें आप माउंटेन्स भी देखोगे, हिल्स भी देखोगे, प्लेन भी देखोगे, फिर से हिल्स देखोगे, ऐसे ओशंस भी देखोगे, तो इसको टोपोग्राफी का रिलीफ बोला जाता है। द फिजिकल फीचर्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट वेदर द पैरामीटर्स विद द पैरामीटर्स ऑफ टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड एंड फाइनली द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। बोला जाता है रिलीफ का भी एक इंपॉर्टेंट जो है एक फैक्टर कंसिडर किया जाता है जो कि इंडिया का क्लाइमेट डिसाइड करता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, मैंने अभी बोला था, अगर माउंटेन्स की हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, जब विंड्स ऐसे से फ्लो करे तो वो माउंटेन बैरियर बन जाता है और विंड्स अब अपनी डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे वेस्टर्न घाट्स में, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स का वेस्ट वाला पार्ट, इसमें बारिश होती है, ईस्ट वाले पार्ट में बारिश नहीं होती है। मतलब एक होता है सीवर्ड साइड और होता है सॉरी एक होता है सीवर्ड साइड, जो सीवर्ड साइड जो होता है वहां पर बारिश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब विंड्स आ जाती है वो यहाँ पर आके यहाँ से ऐसे ऐसे निकल जाती है इस तरीके से, तो इस साइड से बारिश होती है, इस साइड से बारिश नहीं होती। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर रिलीफ फीचर जो है वो भी डिसाइड क्या करते हैं, वो भी डिसाइड करते हैं यहाँ का क्लाइमेट। अरावली हिल्स की यहाँ पर आप बात करेंगे राजस्थान में, तो वहाँ पर ईस्ट वाले पार्ट में बारिश होती है और वेस्ट वाले पार्ट में बारिश नहीं होती, क्योंकि जब यहाँ से मानसून ऐसे आ जाता है फिर ऐसे आके राजस्थान तक पहुँच जाता है और फिर यहाँ पर अरावली हिल्स की बात करेंगे। इस तरीके से हम जानेंगे, ये सभी चीज़ें आगे आगे देखेंगे। मतलब एक रिलीफ जो है ये भी डिसाइड करता है इंडिया के क्लाइमेट को, डिसाइड करता है इंडिया के वेदर को, डिसाइड करता है। क्यों यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि एयर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्शन जो होती है, स्पीड ऑफ विंड जो होती है, ये इसको डिसाइड कर लेता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आएगा। व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम जानना है वेदर, मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया। यहाँ पर मैं उतना अब वो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये मैंने वही बताया जो अभी तक आपने पढ़ा है। यहाँ पर विंटर सीजन की अब हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम समर सीजन की बात करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विंटर सीजन, कोल्ड ड्राई विंड्स from north of the Himalayas, especially from Central and the West Asia, comes into in contact with the trade winds at the surface over the north and the northwestern regions of the country। देखो क्या होता है विंटर सीजन में, क्या होता है, देखो विंटर सीजन में आपको इंडिया पता है, यहाँ पर ये इंडिया, ये नॉर्दर्न इंडिया मैंने बनाया, बस नॉर्थ का ही पार्ट। देखो आपको क्या होता है, कोल्ड विंड्स आ जाती है कहाँ से, फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। वो लेकिन नॉर्थ ये है, नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, हिमालय का नॉर्थ ये है, ठीक है, ये हिमालय का नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ ऑफ हिमालयाज से क्या आती है, कोल्ड विंड्स आ जाती है। लेकिन वो कोल्ड विंड्स एक्चुअली होती कहाँ से, आपको बोलना है, ये हमारे पास पता है, ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया पूरा है, ठीक है, ये पूरा एशिया है। अब ये हो गया सेंट्रल एशिया, ये हो गया ईस्ट एशिया, ये हो गया वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से क्या आती है, कोल्ड विंड्स आ जाती है और वो आगे मूव करती है, मूव करती है, पाकिस्तान से ऊपर आके आती है, चाइना से ऊपर आके, तिब्बत से ऊपर आके आते हैं और कहाँ पर आ जाते हैं, टकरा जाते हैं। आपको बोला हिमालय से टकरा जाते हैं। तो मतलब यही है यहाँ पर, ये कहने का मतलब है कोल्ड विंड, कोल्ड ड्राई विंड्स, ड्राई विंड्स होती है। देखो विंड्स होती है ड्राई,
कोल्ड विंड्स ड्राई ये बात कर रहा है। कोल्ड ड्राई winds from the north of Himalayas, especially from the central and the west Asian, comes in contact with the trade winds. winds होते हैं जिसको बोला जाता है ट्रेड winds एट द सरफेस और द नॉर्थ एंड द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। तो ये कोल्ड विंड्स कहाँ से आती है, आपको बोलना है वेस्ट एशिया से आती है, और ये कहाँ पर आ जाते हैं, नॉर्थ हिमालय के आसपास होता है, और ये किसके साथ मिल जाते हैं, आपको बोलना है ये मिल जाते हैं ट्रेड विंड्स ऑफ इंडिया। जब हम विंड सिस्टम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंड सिस्टम नहीं पढ़ना है, तो इस तरीके से होता है, इसको डिवाइड किया जाता है जोन्स में। फिर क्या होता है, ये जो होता है ये इक्वेटर लो प्रेशर पे होता है, इसके ऊपर एक लैटिट्यूड होता है उसका हाई प्रेशर होता है, उसके फिर ऊपर होता है फिर से लो प्रेशर होता है, पोल जो होता है आपको बोलना पोल हाई प्रेशर पे होता है। सॉरी, ये मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए। ये फिर से हाई प्रेशर पे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे क्लाइमेट के। ये फिर से लो प्रेशर सॉरी हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है, हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है लो प्रेशर पे, ये फिर से होता है हाई प्रेशर पे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पोल्स क्या होता है हमेशा हाई प्रेशर पे होता है, इक्वेटर क्या होता है लो प्रेशर पे। अब आप बोलोगे सर ये इक्वेटर क्यों लो प्रेशर पे होता है, क्योंकि सन इक्वेटर के ऊपर होता है, जहां पर भी सन आता है, सन की वजह से क्या होता है, हीट आती है। जब हीट होती है तो प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन पोल्स पे देखेंगे, वो पोल्स पे क्या होता है, टेम्परेचर कोल्ड होता है, मतलब प्रेशर हाई होता है। तो क्या होता है, विंड्स हमेशा मूव कहाँ से कहाँ करती है, विंड्स हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। अगर इस रीजन में देखेंगे फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर, ऐसे विंड्स मूव करना शुरू कर देती है। इस रीजन में देखेंगे हाई से लो, इस डायरेक्शन में विंड्स मूव करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, विंड्स क्या करते हैं, ये हमेशा ऐसे ऐसे मूव करना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे विंड्स मूव करती है, ऐसे विंड्स मूव करती है, ये वो विंड्स आ गई, ठीक है। और ऊपर अगर देखोगे, ऊपर से जो विंड्स आ जाती है वो इस तरीके से आ जाती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है। फिर यहाँ पर देखो हाई से लो, ऊपर में फिर से दिखा रहा हूँ, ये आपको समझना जरूरी है, ट्रेड विंड्स में बता रहा हूँ। हाई से लो, फिर से विंड्स ऐसे मूव करेगी, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जो होता है, ऊपर ऊपर कहाँ पर है, हाई से लो, हाई से लो, तो ऊपर से पोल से यहाँ तक आ जाएगा, ये हो गया हाई से लो, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक। हाँ, ये हो गए ऐसे, ये हो गए ऐसे ऐसे, यस। आप बोलोगे सर आप इसको टिल्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विंड्स जो होती है वो अपनी विंड स्ट्रेट नहीं जाती है। विंड्स क्या करते हैं, अगर इसको ए लोकेशन से बी तक जाना होता है विंड को, विंड ऐसे नहीं जाते। विंड कैसे जाती है, ये थोड़ा सा टिल्ट होता है राइट वर्ड की तरफ। याद रखना हमेशा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ की तरफ टिल्ट होता है, आपको बोलना है राइट वर्ड की तरफ टिल्ट होता है। इसको बोलते हैं कोरियालिस फोर्स, मतलब जब विंड को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, विंड जो होते हैं स्ट्रेट नहीं जाते, विंड अपने डायरेक्शन को मूव कर देता है। क्यों मूव कर देता है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से विंड की डायरेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। विंड को जाना था ए से बी तक, लेकिन जब क्या होता है, जब अर्थ की रोटेशन की वजह से ये पहुंच जाता है बी डैश तक। तो अगर आप देखोगे मैंने क्या दिखाया यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, विंड्स तो ऐसे आ रही थी इस रीजन में, विंड्स हाई से लो ऐसे आ रही थी, लेकिन विंड्स कैसे मूव करना शुरू कर देते, ऐसे राइट वर्ड की तरफ मूव करते। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स जो होते हैं मूव करती है राइट वर्ड डायरेक्शन में, क्वेश्चन पूछा जाता है क्लाइमेट में। और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स जो होती है वो मूव करती है लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, इसको बोला जाता है इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो यहां पर मुझे ये दिखाना है, यहां पर मुझे ये दिखाना है, ठीक है। ये पोल्स थे, यहाँ से पोल, यहाँ पर देखो ये पोल था, यहाँ पर हाई प्रेशर था, यहाँ पर लो प्रेशर था। तो विंड्स कहाँ से आती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो विंड्स को ऐसे आना है, लेकिन विंड्स कुछ तरीके से ऐसे आ जाती है, ऐसे आ जाती है, ऐसे आ जाती है। लेकिन ये वाला पार्ट देखो, उसके बाद कहाँ से आना है, ये तो हो गया लो प्रेशर, ये क्या हो गया हाई प्रेशर। विंड्स को कैसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है, लेकिन विंड्स कैसे मूव करती है, विंड्स ऐसे मूव करना शुरू कर देती है। फिर से यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ से हाई प्रेशर है, विंड्स को कहाँ से मूव करना है, इस तरीके से मूव, लेकिन विंड्स इस तरीके से मूव करना शुरू कर देती है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ऐसे से मूव कर देता है, ऊपर वाला पार्ट उस तरीके से मूव करता है। तो इनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। तो दैट मीन्स ये कोल्ड ड्राई विंड जो होती है ये आती है, ये किसके साथ मिल जाती है, कोल्ड ट्रेड विंड्स के साथ मिल जाती है, और किसकी वजह से, फिर नॉर्थ ऑफ हिमालय के ऊपर आ जाता है। और इस तरीके से हमें विंटर में क्या देखने को मिल रहा है, कोल्ड क्लाइमेट नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है, नॉर्थ ऑफ हिमालय में देखने। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कोल्ड विंड्स कहाँ से आ जाती हैं, आपको बोलना है ये वेस्टर्न एशिया से आ जाती है। किसके साथ मिल जाते हैं, आपको बोलना ट्रेड विंड से मिलकर आ जाते हैं एट द सरफेस ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द कंट्री। और उसके बाद जो नॉर्थ रीजन होता है इंडिया का और नॉर्थ वेस्ट रीजन होता है इंडिया का, मतलब ये वाला पार्ट मुझे मैप पे दिखाना पड़ेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। कौन सा, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया ईस्ट,
ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। नॉर्थ वाला पार्ट इंडिया का और नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो है इंडिया का, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? ठंड देखने को मिल रही है, कोल्ड विंड्स देखने को मिल रही है विंटर में। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर विंटर का क्लाइमेट इफेक्ट करता है। समझ आया कैसे? कोल्ड विंड्स आ जाती है एशिया से, उसी की वजह से यहाँ पर ठंड होती है विंटर में, जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर शुरू, जनवरी, जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ही होता है। ये तो हो गया। ये कोल्ड, हम देखते हैं कोल्ड कंडीशंस क्यों आती है इंडिया में, कोल्ड क्लाइमेट कैसे होता है। आपने पहला रीजन क्या देखा? कोल्ड विंड्स आ जाते हैं कहाँ से? वेस्ट एशिया से। वो किसके साथ मिल जाती है? वो मिल जाती है ट्रेड विंड्स के साथ मिल जाती है। जब ट्रेड विंड्स के साथ मिलने के बाद क्या हो जाता है? वो यहाँ पर जो होता है सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर देते हैं। कहाँ पर? नॉर्थ ऑफ हिमालय की हम बात करते हैं सरफेस के ऊपर, और कोल्ड कंडीशन देखने को मिल रही है कंट्री के अंदर। राइट, एक सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं। जेट स्ट्रीम्स ब्लो ओवर द अपर ट्रोपोस्फेयर हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, इन विंटर द जेट स्ट्रीम्स ट्रेवल साउथ ऑफ द हिमालयाज ओवर द गंगा प्लेन्स एंड अदर ब्रांच ब्लोज नॉर्थ ऑफ द तिब्बतन प्लेटो। याद रखो जेट स्ट्रीम्स, यहाँ पर हम देखेंगे जेट स्ट्रीम्स का रोल भी देखने को मिल रहा है कोल्ड क्लाइमेट। क्वेश्चन आएगा कि कोल्ड क्लाइमेट इंडिया में क्या क्या चीज़ें रेस्पॉन्सिबल। आपको बोलना है वेस्ट एशिया से जो कोल्ड विंड्स आते हैं, नंबर फर्स्ट। दूसरा आपको बोलना है जेट स्ट्रीम्स। अपर ट्रोपोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर देखो, ये होता है, एक होता है अर्थ। याद रखो ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये अर्थ का इक्वेटर हो गया, ये अर्थ का इक्वेटर हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है? विंड्स इस तरीके से मूव करना, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर विंड्स मूव करना शुरू कर देती है। जो ही विंड्स मूव करना शुरू कर दे, वो कहाँ से आ जाते हैं? ऊपर। ऐसे मैं दिखाता हूँ एक्चुअली आपको, ये आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगा। देखो क्या होता है, ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये क्या हो गया? ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, उसके ऊपर हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था? यहाँ पर किसी जगह हाई प्रेशर होता है, किसी जगह लो प्रेशर होता है। तो ये लो प्रेशर विंड्स क्या करती है? ये ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, ये ऊपर ऊपर आ जाते हैं। तो आ गया ऊपर, ये पूरा ऊपर आ गया। ठीक है, ध्यान से समझो। अब ऊपर क्या होता है? ऊपर क्या होता है? ये इस तरीके से ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर का जो सरफेस होता है, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर का जो ट्रोपोस्फेयर जो होता है, उसके हायर ऑल्टीट्यूड्स में क्या होता है? ये विंड्स ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये फिर क्या हो जाता है? ये कूल होकर नीचे आ जाता है। ठीक है, एक्सपेंड होना इसको बोलते हैं। देखो, इसको बोलना एयर का राइज होना, इसको बोलना एक्सपेंड होना। ठीक है, एक्सपेंड होना, और इसको बोलते हैं डिसेंड होना। और फिर से कहाँ आ जाता है? इस रीजन में आ जाता है, और ये फिर विंड यहाँ से चली जाती है। और जो ऊपर ये जो है, जो ऊपर मूवमेंट देखने को, ये तो आपको दिख रहा है हाई टू लो प्रेशर, जो ऊपर ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये वाला मूवमेंट देखने, इसको बोला जाता है अपर ट्रोपोस्फेरिकल विंड्स। याद रखो, अपर ट्रोपोस्फेरिकल विंड्स, और यही जेट स्ट्रीम्स होती है। बस याद रखो, एक्चुअली जेट स्ट्रीम्स ब्लो ओवर अपर ट्रोपोस्फेयर। ये कहाँ पर ब्लो करते, मैंने अभी दिखाया आपको। कहाँ पर? ये ऐसे था ना, ये हाई प्रेशर था, ये लो प्रेशर था, ऊपर आ गया, ऊपर जाकर ये ऐसे से, इसको बोला जाता है अपर ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के अपर वाले पार्ट पे। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स ब्लो ओवर द अपर ट्रोपोस्फेयर हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर पैटर्न ऑफ इंडिया। और इसका इन्फ्लुएंस इंडिया के वेदर पैटर्न पे होता है। क्या होता है विंटर में? इन विंटर द जेट स्ट्रीम्स ट्रेवल साउथ ऑफ द हिमालय। ये जेट स्ट्रीम्स कहाँ पर आ जाती है विंटर के टाइम पे? ये विंटर के टाइम में ये हिमालय के साउथ रीजन्स में आ जाता है, मतलब फुट हिल्स ऑफ हिमालय की बात करेंगे, साउथ रीजन्स में आ जाता है। हिमालयस ओवर द गंगा प्लेन्स एंड अदर ब्रांचेस ब्लो नॉर्थ ऑफ तिब्बतियन प्लेटू। ये कहाँ पर ब्लो करता है? आपको बोलना है ये हिमालय के साउथ में आ जाता है। और कहाँ पर मूव करता है? आपको बोलना है गंगा प्लेन्स के ऊपर से आता है। अगर गंगा प्लेन है, ये पूरा गंगा प्लेन है, ठीक है, और इस गंगा प्लेन के ऊपर से क्या आ जाते हैं? जेट स्ट्रीम्स मूव करना शुरू कर देते हैं। एंड अदर ब्रांच ब्लोज नॉर्थ ऑफ तिब्बतन प्लेटो। अगर आप देखोगे तिब्बत, ये इंडिया है, ये पूरा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लेटो होता है तिब्बतन प्लेटो, और तिब्बत के नॉर्थ में आ जाता है। ये भी एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है कोल्ड क्लाइमेट इंडिया के अंदर आना। आ रही बात समझ? आगे देखते हैं जेट स्ट्रीम्स। क्वेश्चन अगर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जेट स्ट्रीम्स, आपको बोलना जेट्स, इट इज ए हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टवर्ड विंड। वेस्टवर्ड विंड का मतलब होता है जो क्या करता है, जो वेस्ट से, यहां पर देखो इस तरीके से, वेस्टवर्ड विंड इन द ट्रोपोस्फेयर। इसका मतलब ये इस तरीके से होता है इंडिया में। यहां पर दिखाता हूं, मैप पे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, इस तरीके से वेस्टवर्ड इस तरीके से आ जाता है, इस तरीके से विंड्स आ जाती है। आ रही बात समझ? ये क्या होती है? ये वेस्टवर्ड विंड्स हो जाती है। आ रही बात समझिए, आपको याद रखना है। थक गया मैं भी। जैसे हाँ, ये मुझे दिखाना है एक्चुअली। हम्म
याद रखना क्वेश्चन आ जाएगा कि जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, आपको बोलना ये हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स होते हैं, ये सरफेस के ऊपर नहीं होता, ये ऑल्टीट्यूड के ऊपर होता है। मैंने अभी बताया आपको कहाँ पर ऑल्टीट्यूड, ऐसे मैंने दिखाया था ना, ये ऊपर ऊपर मूव करती है, अपर ऑल्टीट्यूड विंड्स होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टवर्ड विंड्स होते हैं इन द ट्रोपोस्फीयर, किसके अंदर, ट्रोपोस्फीयर में, ना कि स्ट्रेटोस्फीयर में। इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लोइंग इन ए मेंडरिंग पाथ एट हाई स्पीड। याद रखो ये कैसे मूव करती है, ये मूव स्ट्रेट नहीं करती, ये ऐसे मूव नहीं करती है, याद रखो। इसका एक पाथ होता है मेंडरिंग पाथ, मतलब ये विंड ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है। ध्यान से समझो मेरा कहने का मतलब क्या है। ये विंड है, देखो ध्यान से समझो ये कौन सी विंड है। ये मेंडरिंग विंड है, मतलब ये इस तरीके से मूव करना शुरू कर, ये इसका ऐसे हो गया, ये इस तरीके से मूव करना शुरू कर दे, इस तरीके से ऐसे ऐसे आकर ऐसे। यहाँ पर एक्चुअली मुझे 3D में दिखाना था। मेंडरिंग हो गया, जिगजैग पाथ ये फॉलो करता है। रिवर मेंडरिंग जो होता है ना, इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। ये एक्चुअली विंड इस तरीके से होती है जो फ्लो करना शुरू कर दे, इस तरीके से होता है एक्चुअली। अब आपको ये नजर आ रहा होगा, देखो ये मैं पूरा आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस तरीके से मूव करना शुरू कर देता है। आगे मैंने इसको ठीक नहीं बनाया इस तरीके से। अब आप देखो ये एक्चुअली इस तरीके से विंड्स आ जाते हैं, इसकी इसकी डेप्थ भी होती है, इसकी विड्थ भी होती है, तो ये मेंडरिंग होता है। क्वेश्चन अगर आपका आएगा जेकेएसएस में कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, आपको बोलना ये हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स होती है। कौन सी विंड्स होती है, आपको बोलना वेस्टवर्ड विंड्स हो जाती है। बोला जाएगा किस स्फीयर में है, आपको बोलना ट्रोपोस्फीयर में। बोला जाएगा कि ये किस पाथ में फ्लो करता है, ये स्ट्रेट फ्लो करता है, ये मेंडरिंग पाथ होता है, जिगजैग पाथ होता है, आपको बोलना ये मेंडरिंग पाथ फॉलो करता है। इसकी स्पीड कितनी होती है, आपको बोलना इसकी स्पीड हाई होती है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ना ये जेट स्ट्रीम, तो इसको 1 घंटा लगता है एक्सप्लेन करने में। तो इसकी स्पीड, इसकी डेप्थ, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ होता है, इसकी डेप्थ कितनी होती है, इसकी विड्थ कितनी होती है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इसकी विड्थ होती है। आप खुद अंदाजा लगाओ ये क्या होगा फिर, ठीक है। द वेस्टर्ली ये कहाँ से आती है, आपको बोला ये वेस्ट साइड से आती है। द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्रॉट इन द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस, ठीक है, विच ऑरिजिनेट्स इन द मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है, मैंने पहले ही बोला ये कहाँ से आते हैं, ये अगर इंडिया है तो ये कहाँ से आते हैं, ये वेस्टवर्ड से, वेस्ट से आ जाती है, इस तरीके से आ जाती है। अब आपको बोला जाएगा ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्रॉट इन द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये क्या करता है, इसके साथ एक डिस्टर्बेंस आ जाता है जिसको बोला जाता है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब आप बोलोगे सर ये आता कहाँ से, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती कहाँ से, आपको बोलना है एक सी होता है जिसको बोलते हैं वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में एक सी होता है जिसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। याद रखना मेडिटेरेनियन सी होता है, उस मेडिटेरेनियन सी से क्या होता है, एक कोल्ड वेव होती है, एक साइक्लोन जनरेट होता है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ये जेट स्ट्रीम क्या करते हैं, उस वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस को साथ लेकर आता है, जिसका ओरिजिन मेडिटेरियन सी में होता है। कहां पर लेकर आता है, टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लेकर आता है। मतलब इंडिया का कौन सा वाला पार्ट, इस पार्ट में लेकर आता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ। इट इज कैरेक्टराइज्ड विथ इंक्रीज नाइट टेम्परेचर, इसका नाइट टेम्परेचर क्या होता है, एंड ब्रिंग्स विंटर रेनफॉल विच एड्स द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। अब क्या होता है, ये विंड जो आते हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो होते हैं, क्वेश्चन आएगा कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इंडिया में आ जाता है, आपको बोलना यस आ जाता है, किसकी वजह से आता है, आपको बोलना बिकॉज ऑफ द जेट स्ट्रीम्स। पूछा जाएगा ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती कहाँ पर है, आपको बोला इसका ओरिजिन कहाँ पर है, आपको बोला ये मेडिटेरेनियन सी होता है। मैप पे, वर्ल्ड मैप पे देखना मेडिटेरेनियन सी क्या होता है, टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और कहाँ पर आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट। तो ये वेस्ट से लेकर आता है, मेडिटेरियन सी मैंने ये बना लिया, मेडिटेरियन सी से लेकर कहाँ पर आ जाता है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में घुस जाता है, इस तरीके से आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विंटर रेनफॉल आते हैं, जो कि रबी क्रॉप्स, जो नॉर्थ इंडिया में जो रबी क्रॉप्स होते हैं उसकी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये रेन्स नहीं होंगे तो रबी क्रॉप्स की कल्टीवेशन अच्छे से नहीं होती है, इसीलिए विंटर रेन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे समर में हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से विंटर रेन्स इसमें नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि रबी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए। आई होप ये बात आपको पूरी जहन में आई होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, राइट, आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है।
इंशाल्लाह बाकी जो है, बाकी हम कल देखेंगे कि क्या है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि विंटर में क्या है। विंटर में मैंने आपको इतना ही बोला था। एक मैंने आपको बोला एक कोल्ड विंड आ जाती है, आपको याद रखना है वो किसके साथ मिल जाते हैं, ड्राई विंड होते हैं, वो किसके साथ मिल जाते हैं आपको बोलना है सर वो मिल जाते हैं किसके बाद, ट्रेड विंड्स के साथ। अच्छा, ट्रेड विंड्स के साथ मिलने के बाद क्या होता है सर, वो यहाँ पर आ जाता है, जो नॉर्थ हिमालय जो होता है वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से कोल्ड कंडीशंस देखने को मिल रही है इंडिया में। दूसरा मैंने बोला रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स, आप बोलोगे सर जेट स्ट्रीम्स आ जाती है। जेट स्ट्रीम्स क्या होता है आपको बोलना सर, ये अपर ट्रॉपोस्फेरिकल सर्कुलेशन हो जाती है। अच्छा, तो अपर ट्रॉपोस्फेरिकल में आ जाता है, ठीक है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और ये जो होती है ये क्या करती है, ये अपने साथ एक वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस लेकर आता है जिसका ओरिजिन होता है मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से आकर कहाँ आ जाता है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, और उसकी वजह से क्या होता है विंटर रेनफॉल होता है, और उस विंटर रेनफॉल की वजह से क्या होता है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, रबी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स के लिए कौन सा, सॉरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंपॉर्टेंट है किसके लिए, समर क्रॉप्स के लिए या रबी क्रॉप्स के लिए, सॉरी खरीफ क्रॉप्स के लिए या रबी क्रॉप्स के लिए। आपको बोलना है ये रबी क्रॉप्स, नॉर्थ पार्ट्स में जो रबी क्रॉप्स होते हैं उसके कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट, और ये कोल्ड कंडीशंस भी क्रिएट करता है नॉर्थ इंडिया में। ये सारा खेल एक्चुअली जो होता है हिमालय का होता है, अगर हिमालय नहीं होता ये सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट नहीं होती है। और ये कहाँ से, और जो होता है क्या बोलते हैं इसको, जेट स्ट्रीम में जो होते हैं ये तिब्बतियन प्लेटो के ऊपर होता है। क्या ये जिगजैग होता है स्ट्रेट होता है, आपको बोलना है ये जिगजैग होता है, मतलब मेंडरिंग पाथ होती है इसकी, मेंडरिंग रिवर मेंडरिंग आपने सुना होगा ना, रिवर अगर स्ट्रेट मूव करता है, कोई रिवर स्ट्रेट मूव करता है, लेकिन कोई रिवर ऐसे होता है, वो ऐसे आता है फिर ऐसे होता है फिर ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, इसको बोलते हैं रिवर मेंडरिंग, बोलते हैं इसको रिवर मेंडरिंग, ठीक है, इसको रिवर मेंडरिंग बोलते हैं। इसी तरीके से ये भी क्या होता है, ये जिगजैग होता है, आपको बोलना है इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, ये पूरा जम्मू कश्मीर को कवर कर लेता है, जैसे ईयर मासेस मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे आगे, अगर हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा तो वहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। कल हम किसकी बात करेंगे, समर सीजन की बात करेंगे। इसमें मैंने ऑलमोस्ट समर सीजन में मैंने ज़्यादातर किसकी बात की थी, मैंने बात की थी IT सीजन, तो यहाँ पर कल हमें IT सीजन के बारे में जानना है। अभी लेट हो गया, अभी इफ्तियार का टाइम भी आ गया, 7:01 हो गया, मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स मेंशन करो। आप टेंशन मत लो, मैं आपको क्लाइमेट का चैप्टर यूनिट जो है बहुत फुल फ्लाइज तरीके से कवर करके दूँगा, आपको कभी पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आज ही MCQ लगा लो, जो आपके 5-10 MCQ लगेंगे वो लगा लो आज ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।